स्वागत करता हूं। सच के संघर्ष की इस लड़ाई में वो, अगर मैं इस मंच के तजर्बे को गिनूं तो शायद भारत की जंग आज़ादी का जो कांग्रेस का इतिहास है 136 साल का, ये तजर्बा उसके बराबर है। और सार्वजनिक जीवन में जो लंबा तजर्बा प्रशासनिक और संगठनात्मक पदों पर आप सबका रहा है, और इंदिरा जी, राजीव जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, उन सब के साथ आप सब ने कार्य किया है लंबे अरसे तक। मैं अनुरोध करूंगा कि सच के इस संघर्ष का बिगुल बजाने आप सब यहाँ उपस्थित हैं, और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात रखेंगे। आदरणीय गहलोत साहब से हम शुरू करेंगे। चाचा जी का ये हुक्म है। तो एविडेंस में हो, खड़गे साहब एविडेंस में है, इनसे पूछताछ हो चुकी है ईडी की, इसलिए इनका कहना है कि मेरा कुछ बोलना उचित नहीं है। ठीक नहीं, वो सीरियस नहीं लेंगे, ऑलरेडी बोल नहीं, ये तो सीरियस लेंगे, पर आपका बोलना ठीक नहीं। आप ठीक है, देखिए हम लोग तो 3 दिन से लगातार आपके साथ में संवाद करते रहे हैं और सारी जानकारी आपको भी हो चुकी है। आप लोग मेरी कई अनुभवी बैठे हैं यहाँ पर साथी। मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है, चौथा स्तंभ कहलाता है। तो आप देख लीजिए कि जो कुछ भी देश में हो रहा है, ऐसा मुझे भी 40-42 साल में पार्लियामेंट में आया हूँ, 80 से, तब से हूँ 42 साल से। तो केंद्रीय मंत्री भी रह लिए, पीसीसी प्रेसिडेंट रह लिए, AICC में रह लिए, मुख्यमंत्री 3 बार बन गए। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस के शासन में लगभग 70 साल तक जो देश का स्वर्णिम इतिहास बना, आधुनिक भारत जो दिख रहा है, आज़ादी के वक्त क्या था, आज क्या है, आपको मालूम है। पर ये 8 साल का काला अध्याय है इतिहास में। इस 8 साल के इतिहास लिखा जाएगा तो काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। काला अध्याय इसलिए कि संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में है, पूरे देशवासी बहुत दुखी हैं, तनाव में हैं। आप विश्वास कीजिए, गली गली में तनाव है देश के अंदर, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया में देखते हैं, छोटे छोटे गाँवों के अंदर भी 200, 400, 500 लोग तो आराम से आक्रोशित होकर नारे लगा रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ऐसा माहौल विस्फोटक बन गया। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा लंदन में कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, इस बात को मैं समझता हूँ कि हम सबको समझ जाना चाहिए उनके मायने क्या थे। और वही हो रहा है, वही हो रहा। अभी दंगे बढ़ के आपने देखा, रामनवमी पे 7 राज्यों में दंगे भड़क गए, एक ही ट्रेंड है सब जगह। अभी जो शुक्रवार की नमाज पढ़ी गई तो जुलूस निकले, बड़े बड़े दंगे हो गए कई जगह। ये तमाम बातें जो है, देश में ऐसी स्थिति बन गई, करप्शन की तो हदें पार हो गई है। ये RSS और BJP के नेता लोग ईमानदार भी हैं उनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, पर बाकी लोग लूट रहे हैं देश को। करप्शन 10 गुना बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया है। इन बातों पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए टारगेट किसको बनाएंगे? आज देश का तमाम विपक्षी पार्टी मान गई, देशवासी मान गए। एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। अब तो जितने आप लोग लिख रहे हैं आर्टिकल, उसमें आने लग गया है एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी, जो लगातार मुकाबला कर रहा है, और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। कोई कारण नहीं था कि आपने इस प्रकार से उनको नोटिस दिए, जबकि किले कट मामला है। आप नोटिस, आपको ये सर्कुलेट किया है सुरजेवाला जी, आपको भी दे देंगे, सबके लिए ओपन है वो, तो कोई छिपाने वाली बात नहीं है।
हमारा खुद का अखबार 37 में शुरू किया आज़ादी की जंग के अंदर। लगभग 5000 फ्रीडम फाइटर्स मेंबर बने उस ज़माने के अंदर। उसके बाद में की शुरुआत होती है आज़ादी जंग में। इसको एक बार बैन लगा दिया इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने। उसके बाद में लगातार कमज़ोर होता गया और जो मीडिया के अखबार कमज़ोर हो जाते हैं। आज देखिए कितने लोगों की तनख्वाहें कम कर दी है, छटनी कर दी है प्रिंट मीडिया ने भी और आपके विजुअल मीडिया ने भी। सबको मालूम है कि देश में क्या स्थिति है मीडिया की भी। ये अखबार को हम लोगों ने मांग करी सोनिया जी से, सालों से मांग करता आ रहे हैं रिवाइव होना चाहिए वापस हमारा नेशनल हेराल्ड। उसका अपने ऐतिहासिक बैकग्राउंड है आज़ादी जंग का भी और बाद का भी। उसको लेके हम लोग मांग करते रहे कि रिवाइव होना चाहिए। और 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपये दिए गए 100 किस्तों में। 2002 से मेरे ख्याल 2012 तक ऐसा कुछ है। अब बताइए 100 किस्तों में कभी 2 करोड़ कभी 10 करोड़ कभी 15 करोड़ दिए होंगे कि भाई ये अखबार रिवाइव होना चाहिए। और मुझे मालूम है कि मिस्टर भार्गव थे जयपुर के अंदर, 15 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही थी उनको, 15 साल से, तब भी वो जुड़े हुए रहे वहाँ पर। अखबार पूरी तरह चल नहीं पा रहा था। अगर हम अपने अखबार को और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस की पॉलिसी प्रोग्राम को कोई आगे बढ़ाएगा तो उसको कांग्रेस या कोई पॉलिटिकल पार्टी इमदाद कर सकती है। हो सकता है कि 5 जनिया और जो अखबार निकलते हैं बीजेपी के, इनको भी सपोर्ट करा होगा बीजेपी, हमें नहीं मालूम है, पर कर सकते हैं। इस रूप में ये अखबार को वापस रिवाइव करने का एक अटेम्प्ट किया गया। नॉन प्रॉफिटेबल कमेटी बनाई गई जिसमें 1 रुपया भी, जो डायरेक्टर है उसके अंदर, जिसमें सोनिया जी भी आती है, राहुल जी भी आते हैं, 1 रुपया भी लाभांश का ले नहीं सकते। वो कानून ही ऐसा है। लिक्विडेट भी हो जाती है अगर मान लीजिए यंग इंडिया, तब भी प्रॉपर्टी एजीएल के नाम से है। 1 रुपया ले नहीं सकते, लाभांश ले नहीं सकते, वो कंपनी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गई? तो ये हालात अभी आपको सब मेरे साथी बताएंगे। मैं खाली आपको कहना चाहूँगा जो सिनेरियो बदला देश के अंदर वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। काले अध्याय में लिखा जाएगा देश के ये। आज मुझे बताइए, हम एआईसी में बैठे हुए हैं, पता नहीं आपको इजीली आने दिया गया होगा पुलिस वालों ने, क्योंकि आपका रिकॉर्ड होगा मीडिया का, वरना हमारा एआईसी का महामंत्री नहीं घुस सकता यहाँ पर, अधिकारी पदाधिकारी नहीं आ सकते। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर पे जाने से रोका गया क्या? हम अपने ऑफिस में नहीं आ सकते। ये पहली बार देख रहे हैं। तो दिल्ली में कोई आ रहे हैं बाहर से तो रास्ते में अरेस्ट कर रहे हैं। पूरा कल जाम लगा रखा था, खुद नहीं, बदनाम कांग्रेस हो गई, राहुल गांधी जी के समर्थन में एटलीस्ट जाम लग गया। ये जो हालात बने, इससे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमें सोचना पड़ेगा कि देश की दिशा में जा रहा। मैंने टाइम मांगा ईडी के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर से, और तो और सीबीडीटी चेयरमैन से, इनकम टैक्स के, कि तीनों प्रीमियर एजेंसी हमारी, हमें गर्व है तीनों एजेंसियों पर। उनके जो स्थिति बनी देश के अंदर, क्रेडिबिलिटी कम हुई है। लोग क्या सोचते हैं? एक नागरिक के नाते, एक मुख्यमंत्री के नाते मैंने कहा मैं आपसे आगे मिलना चाहता हूँ, मैं बताऊँगा मेरी भावना क्या, देशवासी क्या सोचते मेरे हिसाब से। सुनने में क्या दिक्कत थी? पुलिस कमिश्नर से टाइम मांग रहे हैं यहाँ पर, भाई आप एआईसीसी में आने से क्यों रोक रहे हो? पुलिस कमिश्नर टाइम नहीं दे रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है। कांग्रेस शासन के अंदर हमेशा जब कभी बीजेपी वाले, कोई पार्टी वाले टाइम मांगते थे, बिना कांग्रेस को पूछे हुए टाइम मिलता था। कलेक्टर हो, एसपी हो, डीजी हो या कोई भी हो, क्योंकि फैसला करना उसके हाथ में है। खाली सुनना तो है आपको खाली सुनना है। आप उसके बाद में अपनी बात पे अड़ंग रहो, कौन आपको रोक सकता है? आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, टाइम नहीं दे रहे हो आप लोग। ये कहाँ की प्रक्रिया भाई है? क्या हो रहा है देश के अंदर? इसलिए कहने को 1000 बातें हैं। खाली मैं इतना कहना चाहूँगा कि ईडी के जो नोटिस दिए गए हैं, ये तंग करने के लिए दिए गए, टारगेट करके दिए जा रहे हैं, और देशवासी देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। इंदिरा जी को भी जेल में डाल दिया था इन्हीं लोगों ने। आज जो सत्ता में है
ये भागीदार थे उस वक्त में जनता पार्टी के शासन के अंदर, नहीं भूलना चाहिए। जब मुरारी भाई देसाई बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, इनके दबाव में मुरारी भाई देसाई को, गृह मंत्री को फैसला करना पड़ा। इंदिरा गांधी जी को निकाल दिया, पार्लियामेंट जीती हुई थी बाई इलेक्शन, जेल भेज दिया उनको। पूरे देश के अंदर जेल भरो अभियान हुए थे उस वक्त में, हम लोग सब जेल गए थे। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये जो हरकतें कर रहे हैं ये लोग, इनके भारी पड़ेगी। जनता सब समझ चुकी है इनकी अप्रोच को, और आप देखेंगे कि ये तरीके जो है ये डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। आज बुलडोजर चल रहा है एक के यहाँ पर, कहीं वो बुलडोजर और किसी का घर चल सकता है। ये कोई कानून है क्या? राज कानून का रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। अगर कानून का राज ही खत्म हो जाएगा तो कोई सुरक्षित नहीं है। किसके यहाँ पर क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है। कानून है, संविधान है, उसे देश चलता है। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि आज हम लोग जो बैठे हैं, आपको ये सभी मेरे साथी अपनी बात कहेंगे। आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा, कल मैंने कहा एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रधानमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी विपक्षी पार्टियाँ मांग करती है आपको देश को संबोधित करना चाहिए कि देश में शांति, भाईचारा, सद्भाव रहे, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूँगा। 13 पार्टियों ने उनकी मांग करी। परसों और कल मैंने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, मांग के अलावा, कि गली गली में जो तनाव हो गया है, गांव गांव में तनाव हो गया, वो आपको हमको नहीं मालूम है बैठे रहे। कब आग लग जाए, कब कितना दुखी है रात को सोते वक्त में, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। देखिए पता नहीं कल क्या होगा मेरे साथ में। अगर इतना भय है तो डेमोक्रेसी में भय होना लाजमी है क्या? तो मैं कहा आपको संबोधित करना है देशवासियों को कि मैं हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसमें उनको संकोच क्यों हो रहा है? उनको, अमित शाह जी को, ये समझ के परे है। देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं कह सकता है। आरएसएस और बीजेपी जिस रूप में इनकी अप्रोच है बहुत खतरनाक है, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत साहब। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय बघेल साहब से, सर ये थोड़ा उधर पास, कि वो अपनी बात रखेंगे, फिर मुकुल जी अपनी बात रखेंगे और फिर हम आपके सवाल लेंगे। आदरणीय पत्रकार साथियों और डायस में बैठे सभी हमारे नेतागण, आदरणीय गहलोत जी ने विस्तार से आप सबसे चर्चा की। पूरे देश में जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। 3 दिन से हम लोग दिल्ली में हैं और पहले दिन 200 लोगों को अनुमति दी गई। कल कुछ नेताओं को ही अनुमति दी गई और आज तो हद हो गई कि हम अपने स्टाफ को भी नहीं ला सकते। ये आईसीसी में स्टाफ अंदर नहीं आ पा रहा है, ऑफिस बेरर यहाँ ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं। हम लोगों से कहा गया केवल 2 मुख्यमंत्री ही यहाँ आ पाएंगे और किसी को अनुमति नहीं है। तो किस प्रकार से पार्टी कार्यालय में हम लोग पहुँचे हैं ये आप सब जानते हैं। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। राजनीतिक दल अपने पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता ना जा सके, ये हालात तो पहली बार। और ये स्थिति बनी क्यों? इसलिए कि देश में पिछले 8 वर्षों से जो कुछ हो रहा है उस सबको एक व्यक्ति लगातार केंद्र सरकार के नाकामियों पे, उनके गलत इरादों पे, उनके गलत फैसलों पे उंगली रखते चल रहा है। वो राहुल गांधी जी, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल की वापसी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, चाहे वो लॉकडाउन लगाने की स्थिति हो, चाहे वैश्विक महामारी की तैयारी के संदर्भ में हो, चाहे देश में बढ़ रहे बेरोजगारी, महंगाई की बात हो, अन्नदाताओं को जो उनको मेहनत की कीमत नहीं मिल रहा हो, इन सब मामलों पे लगातार, चाहे देश की सीमा की सुरक्षा का मामला हो, यहाँ के भारत की भूमि को
जिस प्रकार से कब्जा कर रहे हैं, उन सब मामलों पे लगातार राहुल जी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन लोगों ने तय किया कि एक इस व्यक्ति को दबा दिया जाए, इस व्यक्ति को परेशान किया जाए, तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। दरअसल इनका जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है, और उस राष्ट्रवाद में यही है कि जो भी विरोध में हो उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए। और उसी तर्ज पे चलते हुए ये सारी गतिविधियां आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसाकर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी वो राहुल जी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश उन्होंने की है। मैं समझता हूँ कि उनको बहुत महंगी पड़ेगी। आप कार्यालय में आने से प्रतिबंध लगा रहे हैं, पत्रकारों के आने पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियों को रोकने की कोशिश आप कर रहे हैं। कल हम लोग गहलोत जी भी गए थे मंदिर मार्ग थाने में, मैं बदरपुर थाने जा रहा था, हम लोगों को रोका गया। हम अपने नेताओं से नहीं मिल सकते, अपने साथियों से नहीं मिल सकते। ये कहाँ का लोकतंत्र है और कब तक ऐसा चलेगा? आप किसी को एक सीमा तक दबा सकते हैं, उससे अधिक नहीं। अब सीमा से पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो ये बर्दाश्त करने के लायक बिल्कुल नहीं है। और पूरा देश इस घटना को बहुत करीब से देख रहा है कि एक अखबार जो आज़ादी की लड़ाई में जिसकी भूमिका रही, कांग्रेस के लोगों ने अपने पाई पाई जमा करके उस पेपर को खड़ा किया। और ये भी आप सबको पता है कि जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और आंदोलन चला था, तो उस समय भी अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंध कर दिया था और फिर इसे 47 के बाद फिर से शुरू किया गया। ये सब घटना आप सबको जानकारी है। उस अखबार को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, और उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता के अध्यक्ष के नाते सोनिया जी, राहुल जी ने जो कदम उठाए हैं, उसको ये मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और इस माध्यम से राहुल जी को, सोनिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये लाख कोशिश कर लें, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब अनुरोध करूंगा आदरणीय मुकुल वासनिक जी से कि वो अपनी बात रखेंगे। साथियों, पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री, जिन्होंने एक समय कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आज उसी दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश पूरी ताकत के साथ करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। इस तरह से मैं कहूंगा तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 136 साल पुरानी पार्टी, जिसने गुलाम भारत को आजाद बनाने के लिए एक कर्णधार की भूमिका अदा करी, भारत के लोगों के साथ स्वाधीनता संग्राम में जिसने अपना बलिदान, त्याग, तपस्या के जरिए एक गुलाम भारत को आजाद करते हुए उसके निर्माण की जबरदस्त मजबूत ऐसी बुनियाद रखी, सभी समाज को एक साथ लेकर इस मुल्क में किस तरह से लोकतंत्र रहेगा, किस तरह से समाजवाद रहेगा, किस तरह से भाईचारा रहेगा, किस तरह से धर्मनिरपेक्षता रहेगी, ऐसी जो बुनियाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रखी, उसके विपरीत आज जो केंद्र में बैठे हैं वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अशोक जी ने, बघेल जी ने, रणदीप जी ने बताया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 24
अकबर रोड यह हमारा राष्ट्रीय मुख्यालय है। पुलिस ने इसे एक छावनी की तरह पूरी तरह से तब्दील कर दिया। यहां कोई आ नहीं सकता, यहां से कोई जा नहीं सकता। यह एक राजनैतिक पार्टी का कार्यालय है, राष्ट्रीय मुख्यालय है। क्या हमें पुलिस की इजाजत लगेगी? क्या हमें यहां केंद्र सरकार की इजाजत लगेगी? क्या हमें प्रधानमंत्री जी की इजाजत लगेगी? क्या हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय में हम आ सकते या नहीं आ सकते, क्या आप हमें बताएंगे? ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में आज इस तरह की तानाशाही की प्रवृत्ति लेकर आज केंद्र सरकार काम करने की कोशिश कर रही। राहुल गांधी जी ने लगातार कहा, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। कोई सवाल ऐसा नहीं कि जिससे मैं मुखर कर दूंगा, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। 21 घंटों से भी अधिक का समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल और परसों 2 दिन में लिया। कई सारे सवाल पूछ लिए होंगे, आज फिर पूछने के लिए बुलाया है। राहुल गांधी जी कोई सवाल का जवाब देने से नहीं डरेंगे। ये राहुल गांधी जी के ऊपर, ये सोनिया गांधी जी के ऊपर कार्रवाई चल रही है, ये ऐसा हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जिसने स्वाधीनता आंदोलन में सबसे अहम भूमिका निभाई और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय राष्ट्रीय भाजपा के मंसूबे के बीच एक बहुत बड़ी रुकावट है, ये उस राजनीतिक दल के ऊपर एक जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैं भूपेश बघेल जी के साथ बदरपुर पुलिस स्टेशन की ओर निकला हुआ था। इनके काफिले को दिल्ली पुलिस का एस्कॉर्ट लेकर आगे चल रही थी। वहां पर हमारे अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता, हमारे एआईसीसी में महामंत्री संगठन के केसी वेणुगोपाल जी और तमाम हमारे दूसरे साथी वहां बदरपुर पुलिस स्टेशन में थे। कुछ हमारे साथियों की तबीयत वहां पर खराब हुई, इसकी जानकारी हमें मिली। ये काफिले को लेकर हम निकले 10-12 किलोमीटर दूर अपोलो हॉस्पिटल के सामने बीच सड़क पर दिल्ली पुलिस ने भूपेश बघेल जी को रोक दिया। क्यों रोक दिया? उनसे और के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश हुई। एक मुख्यमंत्री तो दूर, एक आम आदमी को आप चलने से नहीं रोक सकते, यहां तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को रोक दिया। आखिरकार वहां पर ट्रैफिक बहुत बड़ी तादाद में जाम हो गया और फिर उसके बाद जब हमने ये महसूस किया कि अपोलो हॉस्पिटल में वो मरीज जो वहां पर कुछ इलाज के लिए जा रहे थे, उन्हें तकलीफ पहुंच रही है, तो हम फिर अपना रास्ता यहां कार्यालय में फिर लौटने के लिए हमने ले लिया। इस तरह से अगर दिल्ली में, भारत की राजधानी में, भारत के किसी मुख्यमंत्री के साथ अगर ऐसा सुलूक होगा तो भारत के आम आदमी के सामने कैसी परेशानियां हैं। हर वो वादा जो मोदी जी ने 2014 में किया, कल परसों की बात, 10-15 लाख रोजगार की उन्होंने ऐलान करी, लेकिन 2014 में 2 करोड़ की बात करी थी। आज 16 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार मिलना था, उसे आज वो भूल गए हैं। वहां पर महिलाओं की सुरक्षा की बात करी थी, किसानों को उनके फसल को किस तरह से दाम मिलेंगे, ये एक बड़ा वादा उन्होंने किया था। बेरोजगारी हटाएंगे, सबको लेकर साथ चलेंगे, ये सारे वादे वो आज भूल चुके हैं। पिछले 31 साल में जो महंगाई नहीं हुई, उस तरह की महंगाई आज हिंदुस्तान में हुई है। उसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये सारे विषयों से ध्यान हटाने के लिए आज इस तरह से कार्रवाई ये केंद्र सरकार ईडी के जरिए कर रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स महज अब केंद्र सरकार के नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अग्रिम संगठन की तरह वो काम कर रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा सत्याग्रह परसों से शुरू हुआ। हम कानून प्रिय है, हम न्याय संगत काम करेंगे, हम शांति प्रिय है, हम कानून हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कानून किसी तरह से तोड़ने का काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे मानव अधिकार पर,
अगर संविधान के जरिए हमें जो अधिकार मिले उससे अगर हमें वंचित रखने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा ये सत्याग्रह गांधी जी के रास्ते पर और प्रखर तरीके से चलते रहेगा। जो समाज में विभाजन करने की कोशिश करते उन्हें हम कहना चाहेंगे वो विभाजन करने की कोशिश करे, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा सारे समाज के लोगों को साथ लेकर आज जो तानाशाही की हुकूमत यहां पर देने की कोशिश कर रहे उसका मुकाबला हम डट कर करेंगे और तब तक करेंगे जब तक आज जो बनी हुई व्यवस्था है उसे हम हटाकर नहीं रखेंगे। ये सत्याग्रह आगे और मजबूती से बढ़ता जाएगा। शुक्रिया मुकुल जी। इससे पहले कि हम आपके प्रश्न लें, अजय माखन जी भी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो ये माइक में पास ऑन कर रहा हूं साहब। बहुत ही विस्तार से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पे सारी बात रखी है। मैं केवल एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि किसी भी लोकतंत्र के अंदर जहाँ पे शासन करने वाली राजनीतिक पार्टी का कार्य महत्वपूर्ण होता है, निर्बाध रूप से चलना होता है, उसी तरीके से उतना ही जरूरी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए विपक्षी पार्टी को भी कार्य करते रहना उतना ही जरूरी होता है। और जिस लोकतंत्र के अंदर विपक्षी पार्टियों का कार्य को बाधित करने की कोशिश करी जाती है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे हो रहा है, 24 अकबर रोड पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के लोगों के लिए एक मंदिर के समान, यहाँ पर हमारा ये लोकतंत्र के मंदिर को जिस तरीके से इसके ऊपर एक तरीके से हमला किया जा रहा है, जब यहां पर छावनी के रूप में इसको तब्दील किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको सहन नहीं करेगा और सड़क के ऊपर उतर करके लड़ेगा। मैं केंद्र सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बाधित ना करें, लोकतंत्र को कार्य करने दें। और लोकतंत्र का कार्य तभी चलता है जबकि यहां पर विपक्ष पार्टी कार्य करे। विपक्ष पार्टी के कार्य को बंद करके आप लोकतंत्र को नहीं चला सकते। यही हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी लोग यहां पर आज कहना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माखन साहब। विल टेक क्वेश्चन वन बाय वन। सिद्धार्थ। आपके पहले हिस्से का उत्तर जो है आदरणीय गहलोत साहब देंगे और दूसरे हिस्से का फिर मैं उसके बाद दूंगा कि सत्याग्रह का रास्ता क्या है। सवाल सर ये है मेरे आदरणीय मित्र का कि अब सब चीज़ों पर पाबंदी चौतरफा लगा दी गई है, तो भविष्य का फिर रास्ता क्या है? ये देखिए डेमोक्रेसी है। हम तो अहिंसा को आधार बना के सत्याग्रह रखे हुए हैं और वक्त वक्त पे जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने टाइम मांगा पुलिस कमिश्नर से या ईडी के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर से, चेयरमैन सीबीडीटी की, कोई मामूली बात नहीं है। मिलने तो था खाली, उसके बाद में ही फैसला वही करते जो उनको करना था। आप मिलने का टाइम नहीं दो। ये तो पहली बार हो रहा देश के अंदर। कितने डेलीगेशन मिले होंगे बीजेपी के, जनसंघ के और पार्टियों के, किसी ने मना नहीं किया आज तक। पर जो हालात बन गए इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ेंगे। किसी से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना, ये तय हमारी पार्टी करेगी। पर हम इसको लगातार अपनी बात कहते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य इस बात का है कि इनकी हिम्मत कैसे हो रही है। आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे जाने रोक रहे हो, हिम्मत कैसे हो रही है? इनका दुस्साहस है। ये दुस्साहस है, इनको भारी पड़ेगा।
हर नागरिक देख रहा है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। आप अपने हेडक्वार्टर पे जाने से रोक रहे हैं, पहली बार हो। पता नहीं कौन गाइड कर रहा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, ये समझ के परे हमारे तो है। इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो, उनको नहीं मालूम है कि ये इनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है। कैसे हम रोक सकते हैं इनको? हाँ, 144 लगी हुई है, उस ढंग से आप बिहेव करो, वो तोड़ रहे आप अरेस्ट करो हम लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। हेडक्वार्टर पे एंट्री बंद कर दिया आपने, बाहर नहीं निकल सकता व्यक्ति। क्या तरीका, पहली बार देख रहे हैं हम लोग। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। आदरणीय मित्र, आपका दूसरे सवाल का दूसरा हिस्सा ईडी और आज जो राहुल जी की पेशी है उससे जुड़ा था। तीसरे दिन आज इस मंच से और आप सबके माध्यम से हम मोदी सरकार को भी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, उनको चुनौती देते हैं। आप मीडिया के चंद मित्रों के पीछे छुपकर उल जलूल सवाल जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं टेलीविजन पर क्यों चलवाते हैं? आप ये सारे टेलीविजन का कैमरे ले जाकर उस कमरे में लगा दीजिए जहां श्री राहुल गांधी ईडी के कमरे में बैठे हैं। पूरे देश को देखने दीजिए ना कि मोदी सरकार के पास राष्ट्र संग्राम के प्रतीक नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर कोई सवाल है ही नहीं। एक झूठ का पुलिंदा टेलीविजन के माध्यम से परोसा जा रहा है। इट्स ए चैलेंज टू यू मिस्टर मोदी, प्लीज पुट ऑल दीज टेलीविजन कैमराज, परमिट देम टू बी इन द सेम रूम वेयर श्री राहुल गांधी इज सिटिंग इन द ईडी ऑफिस। और मैं एक और कहता हूं, मोदी जी और अमित शाह जी को चुनौती, आप भी बैठ जाइए ईडी के साथ, क्योंकि वो तो आपके पिट्ठू हैं और तोते की तरह वही बोल रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो आप भी बैठिए। और मैं सोच रहा था जब गहलोत साहब और बघेल साहब बोल रहे थे कि मोदी जी और अमित शाह जी और ईडी जब इकट्ठे बैठेंगे तो वो क्या सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड अखबार को क्यों शुरू किया जो देश की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कांग्रेस पार्टी ने चेक से नेशनल हेराल्ड को पैसे क्यों दिए। सवाल नंबर 3, कांग्रेस पार्टी ने 67 करोड़ रुपया पत्रकारों की तनख्वाह और कर्मचारियों की तनख्वाह नेशनल हेराल्ड अखबार का क्यों दिया। सवाल नंबर 4, कांग्रेस पार्टी ने 23 करोड़ रुपया हाउस टैक्स का, बिजली के बिल का, उसके साथ साथ लीज मनी का और बिल्डिंग चार्जेस का चेक से पेमेंट क्यों की। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक को क्यों रिवाइव किया। आपने नेशनल हेराल्ड के पत्रकारों को उनकी आजीविका और जीवन को क्यों बचाया। आपने उनका वेतन और प्रोविडेंट फंड क्यों दिया। यही तो सवाल होंगे। जैसे मोदी जी फिर कहेंगे जैसे हमने देश की सारी संपत्ति बेच डाली, आपने क्यों नहीं नेशनल हेराल्ड अखबार और एजेएल को बेच डाला। आपने उसे बचाया और संजो के क्यों रखा राष्ट्र हित में। ये सवाल होंगे। तो आप क्यों टेलीविजन के पीछे छुपकर व्हाट्सएप के माध्यम से बचकाना सवाल टेलीविजन पर चलवा रहे हैं। मोदी जी, शाह जी और ईडी के उनके पिट्ठू इन कैमराओं को वहां लगाएं और देश को देखने दें कि सवाल पूछने के लिए है ही नहीं, एक प्रपंच और स्वांग रचा जा रहा है। Can I go to him? He was waiting and then I'll come to you. मेरा सवाल ये है कि लगातार 2 दिनों तक आपने अब तक प्रदर्शन किया है, गिरफ्तारी थी, हिरासत में आप लोग लिए गए। आज तीसरा दिन है, राहुल गांधी से अब तक 21 घंटे तक गिरफ्तार हो चुकी है। तीसरे दिन की रणनीति आपकी क्या होगी कि आप उसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे और भविष्य में क्या जेल भरो आंदोलन का भी कोई कार्यक्रम है आप लोग? शक्ति सिंह गोहिल जी इस प्रश्न का जवाब देंगे, दिल्ली के हमारे जो प्रभारी सांसद हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी के समर्थन में सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता नहीं, हर देशवासी ये मान रहा है कि ये गलत हो रहा है।
अगर हम चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का ध्वंस करना है तो हम हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिंपैथाइजर को ये नहीं कहते कि अपने स्टेट में प्रोग्राम दो। पूरे देश से यहाँ बुलाते, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता आते और दिल्ली पुलिस या सरकार की ताकत नहीं थी कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन हो। आगे जैसे अंग्रेज की लाठी गोली चलती थी, सत्याग्रह चलता था। आज़ादी के वक्त यही कांग्रेस की विचारधारा ने चलाया था। आज भी दिल्ली में यहाँ नहीं आने दिया है तो दिल्ली के चप्पे चप्पे में राहुल जी के समर्थन में जो भी है वो अपनी जगह पे सत्याग्रह देंगे। ल्यूटियन जोन में अलग अलग पॉइंट पे वो सत्याग्रह देंगे और अपनी बात रखेंगे। मैं आखिर रणदीप भाई आपकी एक परमिशन से एक छोटी सी बात मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूं कि मैंने LLM किया है। मैं चैलेंज करता हूं लॉ के पॉइंट पे, फैक्ट्स तो बताई सबने। इनकम टैक्स के अंदर प्रोसीजरल लैप्स में ये आता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से भी देखो तो स्केड्यूल का गुना नहीं है, इसमें FIR हो ही नहीं सकती है। जिसमें FIR नहीं हो सकती है उसमें आप लगातार 3 दिन तक, घंटों तक बिठाते हो। ये दिखाता है पॉलिटिकल वेंडेटा है। राहुल जी को डराने की कोशिश है। मोदी जी को मर्डर चार्जेस में जब बुलाया, 1 से ज्यादा लोगों के खून के चार्जेस में बुलाया था और किसी में नहीं। स्केड्यूल 302 वो उसमें बुलाया था। उस वक्त मोदी जी ने क्या किया था? गुजरात में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर, उसके खिलाफ पूरे गुजरात में लिख के भर दिया था गवर्नर चोर है। और मोदी जी गए थे उस SIT के सामने, आपकी कैमरे की आंख वो पुराना चित्र साझा करे लोगों के सामने, क्या क्या होता था। हमने कभी मिसयूज किया होता पावर का? मिसयूज नहीं, सही जांच भी हो गई होती। मैं गुजरात से आता हूं, मैं कहता हूं पुख्ता सबूत थे, हमने ये नहीं किया है। इसी केस में, इसी एलिगेशन में सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता ने जुडिशरी में सेम एलिगेशन गुनाह दाखिल किया। हुआ कुछ जुडिशरी में? अगर सीरियस ऑफेंस होता आज राहुल जी या कोई भी बाहर नहीं होते। जुडिशरी ने खुद इसमें जब संज्ञान लेके अंदर रखने की कोशिश नहीं की है, उसी गुनाह में सेम ऑफेंस, क्रिमिनल लॉ कहता है कि एक ही गुनाह की 2 कंप्लेन नहीं हो सकती है। फॉर 1 ऑफेंस देयर कांट बी 2 FIRs। एक तो सुब्रमण्यम स्वामी की जुडिशरी देख रही है, तो जुडिशरी से ऊपर क्या ED है? तो ये सिर्फ यही है कि डरते हैं सत्य को परेशान करने या जेल में डालने से। ना कंस का शासन सलामत रहा था, ना रावण का रहा था, ना अंग्रेजों का रहा था। तो सत्य को परेशान करना या जेल में डालने से उनका नहीं रहा था, तो मोदी का कहां से रहेगा? यही मेरा सवाल है। मेरा सवाल है कि हिरासत में लिया जा रहा है, CM साहब को आपको भी लिया गया था, तो क्या आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाना है कि इस तरीके की चीजें चल रही हैं, किस प्रावधान के तहत आप लोगों पर कार्रवाई की जा रही है? बघेल साहब। आनंद में सुनवाई हो उसमें? आदरणीय मित्र, ये सत्य की लड़ाई है, ये जनता की अदालत में लड़ी जाएगी। आप मुझे बताइए, किस जुर्म में आप चुने हुए 2 मुख्यमंत्रियों को हिरासत में ले सकते हैं? किस जुर्म में एक ऐसे मुख्यमंत्री जो हिंदुस्तान के सबसे प्रोटेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, Z+ सिक्योरिटी वाले भूपेश बघेल जी, उनको सरे राह उनकी गाड़ियों और काफिले को सड़क पर रोककर आप उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं? किस जुर्म में इस देश के सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बैरियरों के घेरे में गिरफ्तार कर सकते हैं? छोड़ दीजिए, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं पर जानलेवा हमला बोला गया, जिस प्रकार से सांसदों को सड़क पर घसीटा गया, पूरे देश ने देखा। एक महिला सांसद JB मात्र जी को जिस प्रकार से सड़क पर घसीटा, लाठियां मारी, जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया और फेंका गया,
क्या ये इस देश की परंपरा और परिपाटी है? जिस प्रकार से हमारे एक और पूर्व विधायक साथी अनिल भारद्वाज जी का कल जबाड़ा तोड़ दिया गया, सारे दांत तोड़ दिए, क्या ये इस देश की परिपाटी है? संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हो, प्रमोद तिवारी हो, शक्ति सिंह गोहिल जी यहां बैठे हैं, जिस प्रकार से, क्योंकि वो केवल गुजरात से आते हैं, निशाना बनाकर उनके ऊपर जो हम जानलेवा हमला हुआ, आप सब इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। ये न्याय की लड़ाई है, ये चलती रहेगी। आदरणीय मित्र, इस देश के लोग हमारे साथ हैं। इस देश के लोगों का, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं का, साधारण जनमानस जिसकी आवाज और तकलीफ श्री राहुल गांधी और कांग्रेस उठाती है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ये राहुल गांधी जी या कांग्रेस की आवाज नहीं बंद करना चाहते, ये देश में उठने वाली महंगाई के खिलाफ आवाज को बंद करना चाहते हैं। ये देश में उठने वाली बेरोजगारी के खिलाफ आवाज को बंद करना चाहते हैं। ये अत्याचार के खिलाफ उठने वाली आवाज को बंद करना चाहते हैं, पर ये रोक नहीं पाएंगे। मैम जयराम जी विल टेक दिस क्वेश्चन। उस बैठक को इस बैठक से जोड़कर ना देखा जाए, वो एक अलग विषय है और उस पर हम बैठक के बाद आपसे चर्चा करेंगे। लास्ट क्वेश्चन अरुण सिंह जी। आदरणीय मित्र, बहुत दबाव हैं बहुत सारे मित्रों पर। हमने जो कहा, इस वाद विवाद में मत पड़िए। देश की जनता, देश का गरीब, वंचित, शोषित, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसलिए किसने क्या कहा या नहीं कहा, इस विवाद में मत पड़िए। पर कांग्रेस, हर व्यक्ति जिसके खिलाफ, या हर नेता, या हर दल, या हर समूह, या हर संगठन जिस पर जुल्म होगा, कांग्रेस की आवाज उठती आई है। इसलिए आप हमारे बारे में पूछिए। धन्यवाद।